तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए आप सबों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और आज जो मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने जो है वो हाजिर हूँ। और आज का जो वीडियो है वो है आपका 11th और 12th क्लास का जो बुक है, पुस्तक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। उस किताब का मैं चौथा लेसन लेकर आ गया हूँ आपके सामने। और इसके पहले मैंने जो 3 लेसन है उसको ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, कंप्लीट करा दिया है। आप उसको चाहेंगे तो आप मेरे चैनल इंग्लिश क्लास से वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो चलिए, इसके पहले वाले जो भी लेसन हम लोगों ने पढ़ा था, फर्स्ट जो लेसन था वो लेसन था आपका कि हाउ इंग्लिश बिगेन। दूसरा लेसन हम लोगों ने पढ़ा था दूसरा चैप्टर में कि इंग्लिश डाउन द एजेज। और उसके बाद तीसरा लेसन हम लोगों ने पढ़ा ओल्ड इंग्लिश। और आज फिर चौथा लेसन लेकर मैं आपके सामने आ गया हूँ। और चौथा लेसन जो है वो है आपका मिडिल इंग्लिश। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का हम लोग पढ़ाई, ताकि किसी तरह का कोई भी टाइम ना लगे और कम समय में ज़्यादा बातों को मैं आपके सामने बता सकूँ, पूरा लेसन को रख सकूँ। मैं नहीं चाहता है कि कोई भी वीडियो जो है आज से जो बड़ा होगा वो होगा ही, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हर वीडियो को आपको कम से कम टाइम में सभी जानकारी को उपलब्ध कराया जा सके, ठीक है। और जब आपने थंबनेल भी देखा, जैसे मैं लिखा हूँ उसमें पॉइंट वाइज स्टडी, या आपका पॉइंट वाइज स्टडी मैंने लिखा है, या आपका ऑब्जेक्टिव टाइप स्टडी, ये मेरा जो है वो टाइटल है। तो इसलिए भी मैं आपको जो भी बताता हूँ वो ऑनलाइन में बताता हूँ कि आपको बात जो है वो आसानी से समझ में आ जाए और आप उसको याद कर सके, समझ सके। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो आप हेडिंग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है आपको जो है आपका बिहार बोर्ड इंग्लिश। बिहार बोर्ड आपका जो है बिहार बोर्ड आपका क्लास 11th एंड 12th रेनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक का नाम है, यह भी रेनबो का हिस्सा है। और लेसन है आपका यहाँ पर 4। आप लेसन देख सकते हैं, लेसन जो है वो 4 लेसन है, ठीक है। और लेसन 4 है। और उसके बाद जो लेसन का टाइटल है वो है मिडिल इंग्लिश। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था ओल्ड इंग्लिश। पहले वाला इसके थर्ड लेसन में, यानी कि इसके पहले लेसन में हम लोग कंप्लीट किए हुए हैं आपका ओल्ड इंग्लिश। आज हम लोग पढ़ रहे हैं फोर्थ लेसन में जो है वो है मिडिल इंग्लिश, ठीक है। तो मिडिल इंग्लिश का जो टाइम पीरियड रहा वो थोड़ा सा एक बार हम लोग पहले देख लेते हैं कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड का क्या टाइम पीरियड रहा है। तो ओल्ड इंग्लिश का जो आपका टाइम पीरियड रहा था वो 449 टू आपका 1066 एडी सब में ऐड रहेगा, लगा हुआ रहेगा। तो ये इसका टाइम पीरियड था आपका ओल्ड इंग्लिश का। लेकिन अब जब यह मिडिल इंग्लिश हम लोग शुरू कर रहे हैं तो देखिए मिडिल इंग्लिश का जो टाइम पीरियड है वो आपका एडी 1150 टू 15। आप थोड़ा सा आप सोचेंगे कि सर बीच का टाइम जो है वो क्या हुआ इसमें का, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ओल्ड इंग्लिश जो टाइम पीरियड रहा जिसका वो आपका 1066 तक ही रहा, 1066 तक ही रहा। और यहाँ से शुरू होता है आपका जो है वो 11 से 50 से, यानी कि 1150 से शुरू होता है। तो बीच का जो गैपिंग रहा है इसमें आपका 66 के बाद आपका जो लगभग आपका 1 सेंचुरी का वो कहाँ रहा और क्या रहा, तो इसमें बुक में ही लिखा हुआ है, उसको हम लोग देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या इसमें समस्याएं थी या क्या ऐसा बात था जिसके कारण ये जो था इस तरह से हुआ। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी लिखा गया है मिडिल इंग्लिश का टाइम पीरियड वो हो गया कि मिडिल इंग्लिश मैंने शॉर्ट में लिखा है, सही बातों को शॉर्ट में आप समझ रहे हैं कि ये पॉइंट वाइज स्टडी है और आपका ऑब्जेक्टिव टाइप स्टडी है। तो वन लाइन में ही मैंने लिखने का प्रयास किया और कोशिश किया है, क्योंकि और कोई बहुत सारी चीज़ें इसमें जैसे आपका एक्जुलरी वर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, इन सभी चीज़ों को मैंने छोड़ दिया है। और छोड़कर जो है आपको ये बता रहा हूँ ताकि एक एक जो है वो लाइन में हमारा अट जाए, ठीक है। और बात जो है वो समझ में आ जाए, इसलिए थोड़ा सा इसमें ग्रामेटिकल जो है वो मैंने इधर लिखा है सिर्फ एडजस्ट करने के लिए। तो आप उस पर न जाएंगे कि सर यहाँ ईद छूट गया है, आर छूट गया है, यहाँ द छूट गया, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको समझ में आए, वो पॉइंट ध्यान में आए, जब आपको लिखना होगा तो आप आसानी से उस बात को समझ कर आप लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। तो देखिए देखते हैं। तो कह रहा है कि मिडिल इंग्लिश जो आया वो एग्जिस्टेंस ऑफ आफ्टर 1 सेंचुरी। देखिए एक आपका यहाँ 1 सेंचुरी हो भी रहा है, 100 वर्ष के बाद ही आया। 1066 जो है वो ओल्ड इंग्लिश का टाइम पीरियड खत्म हो गया, लेकिन आपका जो है अब इसी तरह चलता रहा 100 सेंचुरी तक, ऐसे चलता रहा। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, बहुत ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मिक्सअप रहा चाहे जैसे भी रहा, तो उसमें किसी तरह का कोई डेवलपमेंट या कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसलिए लोगों का ध्यान उसके तरफ नहीं था।
तो इसीलिए ये 100 वर्ष इसी गैप में चला गया। बाद में क्या जो डेवलपमेंट हुआ उसका नामकरण कर दिया गया आपका जो है वो मिडिल इंग्लिश में, ठीक है। तो मिडिल इंग्लिश का जो टाइम पीरियड रहा है वो देखिए 1150 से लेकर 1500 ईस्वी तक। अब कर रहे हैं कि मैंने आपको पहले भी इसके वीडियो में बताया है, जब शुरू के हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे, लेसन 1 या लेसन 2 पढ़े थे, उसी में मैंने बताया था कि मिडिल इंग्लिश में जो था वो बहुत कुछ चेंजेस हुए थे। दो बहुत मेजर चेंजेस हुए थे आपका मिडिल इंग्लिश का, ठीक है। और दोनों जो चैप्टर है, चैप्टर 3 यानी कि ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश के बाद ही मिडिल इंग्लिश आता है, तो दोनों में रिलेशन है बहुत अच्छा। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, दोनों में कैसे रिलेशन है, कैसे उसको हम लोग समझेंगे। तो आपका जो है देखिए इसमें 2 इवेंट हुआ था। इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने बताया था आपको कि 2 इवेंट हुआ था इसमें, और 2 इवेंट हुआ था। वो कौन कौन था? तो एक आपका जो इवेंट है प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हुआ था बाय कैक्सटन के द्वारा, ठीक है। आपका जगह का भी नाम दिया है उसमें, मिस्टर ऐसा कुछ नाम है। तो कैक्सटन साहब जो थे वो आपका प्रिंटिंग प्रेस जो है, उसमें तिथि भी दिया गया, पिछले चैप्टर में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ऐसे मैं नोट्स में आपको बता देता हूँ देखकर कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ बाय डब्ल्यू कैक्सटन के द्वारा एट वेस्टमिनिस्टर एवे। ये जगह का नाम है जहाँ पर उन्होंने इसका आविष्कार हुआ। तो यह प्रिंटिंग प्रेस किस एज का डेवलपमेंट है? तो वह है आपका मिडिल इंग्लिश का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और बात जो था दूसरा कि ग्रेट वॉवेल शिफ्ट का भी जो है वह ये मिडिल इंग्लिश में ही हुआ ये भी। तो यही 2 बहुत बड़े फैक्टर जो थे आपके, बहुत बड़े जो डेवलपमेंट थे वो मिडिल इंग्लिश के थे। एक आपका प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और दूसरा जो था आपका वो ये ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। अब ग्रेट वॉवेल शिफ्ट क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन इसे पिछले चैप्टर में बताने का मैंने प्रयास किया है जैसे उसमें दिया था। लेकिन इसमें आगे चलकर बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ग्रेट आपका जो है वो वॉवेल शिफ्ट क्या है। वॉवेल से समझ में आ जा रहा है कि वॉवेल आपका जो वॉवेल जो है वो क्या है। वॉवेल में जो चेंजेज हुए होंगे, कुछ इधर उधर हुआ होगा, उसी को हम लोग आपका वॉवेल कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि इंग्लैंड प्लेड ए हिस्टोरिकल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ, यहाँ पर अटन है इसलिए मैंने डी भी शॉर्ट में लिख दिया है, आपका डेवलपमेंट ऑफ ओल्ड इंग्लिश इन ये 1467। कह रहे कि इंग्लैंड का जो था वो बहुत हिस्टोरिकल रोल रहा, बहुत ऐतिहासिक रोल रहा था। किस चीज़ के लिए? तो इन डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश की डेवलपमेंट है। और वह सन की कब की बात है? आपका तो 1476 की बात है, मतलब आपका मिडिल इंग्लिश के लास्ट टाइम में। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मिडिल इंग्लिश का जो टाइम पीरियड है वो आपका 1500 है। तो उस लास्ट टाइम तक मतलब कि इसका ये जो था इंग्लैंड का बहुत बड़ा रोल रहा था इंग्लिश को डेवलप करने में। तो इंग्लिश का डेवलप हुआ। आगे बढ़ते हैं, दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें डायलेक्टेड के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि मिडिल इंग्लिश में कितने डायलेक्टेड थे। आपको मैंने पढ़ाया था चैप्टर 2 में, ओल्ड इंग्लिश में दिया गया था कि कितने डायलेक्ट हम लोगों को पढ़ना पड़ा था। उसमें बोलिए भाषा कितने ही थी, तो हम लोगों ने देखा था उसमें 4। आपका जो है ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्टेड थे, ठीक है आपका। लेकिन इसमें जो था आपका और 4 डायलेक्टेड जो थे वो मिडिल इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश में, वो कौन कौन 4 डायलेक्टेड थे उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। वो था आपका मिडिल इंग्लिश का जो डायलेक्ट था वो कैंथिस था, नॉर्थम्बेरियन था, मर्सियन था और वेस्ट सेक्शन था। ये 4 डायलेक्टेड जो थे वो ओल्ड इंग्लिश के थे। अब उसके बाद कह रहा है आपका कि यही जो है मिडिल इंग्लिश में 5 हो जाते हैं। आपका मिडिल इंग्लिश में कितने डायलेक्टेड? तो 5 डायलेक्टेड। और कौन कौन, तो उसको थोड़ा समझना है। और क्या ये बिल्कुल नए जो थे, 5 जो थे वो बिल्कुल नए थे, या ओल्ड इंग्लिश को ही आपको बैक फॉरवर्डेड कर दिया गया, आगे कर दिया गया, या उसमें कुछ चेंजेज हुए? ये 5 जो हुआ वो 5वां कहाँ से आया? ठीक है, इस चीज़ को इसमें बहुत अच्छा बखूबी लेसन में बताया गया है। मैं आपको बताऊंगा, समझा रहा हूँ, ठीक है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए आपको मैंने 4 का नाम रख दिया ओल्ड इंग्लिश का। आप थोड़ा सा आप जो है वो मिडिल इंग्लिश का एक बार देख लेते हैं। तो कह रहा है कि ये जो था आपका नॉर्थर्न हो गया, साउथर्न हो गया, उसके बाद ईस्ट मिडलैंड हो गया, वेस्ट मिडलैंड हो गया और कैंथिस हो गया। तो आपको नाम आया होगा कैंथिस, तो बिल्कुल ओल्ड इंग्लिश में भी था, तो जस का तस रह गया इसमें। मिडिल इंग्लिश में ओल्ड इंग्लिश में भी था या, तो जस का तस रह गया, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन आपका देखिए कह रहा है कि नॉर्थम्बेरियन जो था उसको नॉर्थन हो गया इसमें, यहाँ मिडिल इंग्लिश में नॉर्थन हो गया। उसके बाद आपका जो था वेस्ट सेक्शन जो था आपका, इसमें जो आपका वेस्ट सेक्शन जो था वो आपका साउथर्न हो गया इसमें, ठीक है। और कह रहा है कि 2 आपका ईस्ट मिडलैंड और आपका वेस्ट मिडलैंड, ये कौन थे? तो ये इसमें हम लोगों ने ओल्ड इंग्लिश में देखा मर्सियन था,
एक डायलेक्टेड जो था वो मर्सियन था, उसी का जो था मिडिल इंग्लिश में आकर दो पार्ट हो गया, उसका डिवीजन हो गया, दो पार्ट आपका हो गया। ठीक है, वो आपका दो पार्ट हो गया। और कौन दो पार्ट हो गया, दो पार्ट में क्या क्या हुआ, तो वही आपका जो था मर्सियन का ईस्ट मिडिलैंड हो गया और आपका वेस्ट मिडिलैंड हो गया। और कैंथी जो था उसमें भी था, और कैंथी जो था कैंथी जो है वो इसमें भी है। तो इस तरह से जो था आपका मिडिल इंग्लिश में जो है वो 5 डायलेक्टेड है। तो मिडिल इंग्लिश में जो है आपका 5 डायलेक्टेड हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्या इसमें चेंजेस होता है वो देखते हैं। और जो था पॉइंट वाइज टॉपिक वाइज जो हम लोगों ने ओल्ड इंग्लिश में भी देखा था कि क्या क्या किसका किसका जो स्कैंडिनेवियन जो थे उनका क्या असर हुआ, लैटिन इंग्लिश का क्या असर हुआ आपका इंग्लिश में। ठीक है, तो हम लोगों ने इन्फ्लुएंस को देखा कि फॉरेन इन्फ्लुएंस क्या क्या था ओल्ड इंग्लिश पर। इसी तरह जो आपका मिडिल इंग्लिश में था, अब इन्फ्लुएंस जो दिखाया है वह आपको लिटरेचर के हिसाब से दिखाया कि ओल्ड में क्या क्या चेंजेज हुए, क्या क्या परिवर्तन हुआ मिडिल इंग्लिश में। उसके बाद आपका जो है वर्ड ग्रामर में क्या क्या चेंजेज हुए, उसके बाद लिटरेचर में क्या क्या चेंजेज हुए। तो वो चीज़ इसमें बखूबी दिया गया, उसको हम लोग देखते हैं और आपको और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं वो ओल्ड आपका जो है वर्ड में देख लेते हैं कि वर्ड में जो था वो मिडिल इंग्लिश में क्या क्या चेंजेज हुए। तो इसमें कह रहा है आपका कि वर्ड में जो ईस्ट मिडलैंड से इंपॉर्टेंट इशू अब जो था ये मर्सियन जो था ओल्ड इंग्लिश में था, इसमें आकर दो आपका जो भाषा हो गया, दो डायलेक्टेड हो गया, दो उपबोली हो गया। तो ईस्ट मिडलैंड आपका जो था, यह ईस्ट मिडलैंड जो था वह इस समय जो बहुत मतलब यूजफुल रहा। देखिए यहाँ पर लिखा गया ईस्ट मिडलैंड जो था वह इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल फॉर एज दिस, इस एज के लिए, उस टाइम पीरियड के लिए यह जो था आपका डायलेक्ट जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा। ठीक है, यह जो डायलेक्ट जो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा, ज़्यादा यूज इसका हो गया क्योंकि यहाँ लिखा ही है कि इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल उस एज के लिए था। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और क्या होता है। तो आगे कह रहा है कि और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो अब क्या होता है इस तरह से यूज होते होते कह रहा है कि फ्रेंच वर्ड इंटर इन इंग्लिश। अब धीरे धीरे आप टाइम पीरियड देख ही सकते हैं कि हम लोग किस टाइम पीरियड में चल रहे हैं। तो ये मिडिल आपका ईस्ट मिडलैंड जो था वो इम्पोर्टेंट था, यूजफुल था, लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ता गया और फ्रेंच वर्ड जो था फ्रेंच इंटर इन इंग्लिश। अब इंग्लिश में जो था वो प्रवेश फ्रेंच का हो गया, क्योंकि हम लोग ओल्ड इंग्लिश से पढ़ते आ रहे हैं कि बहुत सारे फ्रेंच वर्ड जो थे, लेटिन वर्ड जो थे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो झलक जो है इस पार्ट का पहले चैप्टर में भी दिया है, क्योंकि वहीं से शुरू होकर हम लोग यहाँ उसको अलग करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले भी हम लोग सुने थे कि बहुत सारा वर्ड जो है वो इंग्लिश आपका फ्रेंच हो, लेटिन हो जो आकर जो इंग्लिश में एंट्री करता है। तो इस टाइम जो है आपका फ्रेंच जो है वह इंटर इन इंग्लिश में आकर वह इंटर करता है। आगे थोड़ा सा और समय बढ़ता है। अब कह रहे हैं इसी की वजह से कैसे एंट्री करता है और क्या क्या होता है, तो ये थोड़ा सा देखेंगे। कह रहा है कि ड्यूरिंग 13 to 20 सेंचुरी, आपका 13वीं से 14वीं शताब्दी में आपका टाइम पीरियड जो लिखा है कि ड्यूरिंग द 13 एंड 14 सेंचुरी 10,000 न्यू फ्रेंच वर्ड इन इंग्लिश एंट्री जो है वह एंट्री किया जाता है और आता है। कह रहा है कि ड्यूरिंग द 13 to 14 सेंचुरी 10,000 न्यू फ्रेंच वर्ड इनटू द इंग्लिश में आता है, इंग्लिश में आपका एंट्री करता है फ्रेंच वर्ड। क्योंकि आप आगे भी देखेंगे हम लोग कि बहुत सारा इंग्लिश में जो है वो दूसरे दूसरे देशों की भाषा जो है वो इंक्लूड हुआ है और आज भी हम लोग उसको यूज करते हैं। तो एंट्री करता है। और एक बात और समझने वाली है, आउट ऑफ दीज ऑलमोस्ट 75% आर इन यूज टूडे। ये जो 10,000 वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ कि न्यू फ्रेंच वर्ड जो है वो इंग्लिश में एंट्री करता है, ये इस बुक के हिसाब से आपका जो है 75% आज भी वही वर्ड जो है हम लोग इंग्लिश में एज ए यूजुअल बोलते हैं। जैसा वो था, जैसे एंट्री किया था वैसे हम लोग उसको आज भी बोलते हैं। 75% वो फ्रेंच वर्ड जो है इंग्लिश में आज भी है, हम लोग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्या होता है जैसे समय बीतता है आपका वर्ड चेंजेज में कि लेटिन केम डायरेक्टली। कह रहा है कि लेटिन शब्द भी अब कुछ इंग्लिश में आने लगे। पहले भी हम लोग देखे हैं वर्ड इंग्लिश में भी कि लेटिन वर्ड जो है वो क्या होता है इंग्लिश में एंट्री करते हैं, आते हैं। तो कुछ इसमें देखिए कितना लिखेगा डायरेक्टली। कह रहा है कि लेटिन केम डायरेक्टली। कह रहा है कि लेटिन के कुछ शब्द जो थे, कुछ लेटिन वर्ड जो थे डायरेक्टली इंग्लिश में एंट्री कर गए। ठीक है, सीधे लेटिन से इंग्लिश में। लेकिन कह रहा है कि बट सम थ्रू फ्रेंच टू इंग्लिश।
लेकिन कुछ लैटिन वर्ड जो थे पहले फ्रेंच में कन्वर्ट हुए, यानी कि फ्रेंच लोगों के द्वारा बोला गया या फ्रेंच लैंग्वेज में है, और फ्रेंच से वह थोड़ा सा डाइवर्ट होकर चाहे जैसे हो वो आ गया आपका इंग्लिश में। तो कुछ जो था डायरेक्ट लैटिन से इंग्लिश में आ गया, और कुछ जो था आपका जो वो फ्रेंच को घूम कर आया, मतलब होते हुए आया। तो ये आपका कुछ चेंजेज जो थे वो मिडिल इंग्लिश के आपका वर्ड में चेंजेज हुए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्या चेंजेज हुए आपका मिडिल इंग्लिश में, तो वो हम लोग चलते हैं आपका ग्रामर में। यहाँ पर देखिए आपका ग्रामर दिया गया, इसको थोड़ा सा हम दूसरे से डार्क कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझने में हो जाएगा। ये आपका चेंजेज जो हुआ वो आपका वर्ड में होता है, और यहाँ से जो चेंजेज होता है वो आपका ये ग्रामर में होता है, और यहाँ से जो चेंजेस होगा वो लिटरेचर में होगा, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं आगे और बढ़ते हैं। तो अब ग्रामर में क्या कर रहा है कि फोनेटिक चेंजेज हुए आपका, इसमें फोनेटिक चेंजेज हुए साउंड में, उसके रिटेन में। तो वो किसके चेंज हुए ग्रामर के रूप में, तो कह रहा है जेंडर, उसके बाद केस और टेंसेस, और भी बहुत सारे इसमें जो बात दी गई है कि जिसका हम लोग अगर वर्ड में पढ़ें इसमें कि क्या क्या चेंजेज हुए 75% मिडिल इंग्लिश ग्रामर में, तो इसमें जो था ड्यू टू सर्टेन चेंजेस द नंबर जेंडर केस वेयर द अल्टर्ड इन द सेम देयर प्रोनाउंसिएशन और देयर द डिस्टिंक्टिंग फॉर्म, मतलब सेम जस के तस रह गया, ये ग्रामर की बात है। सीरीज ऑफ द चेंजेस द फैक्ट टू द मिडिल इंग्लिश स्पोकन टू द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। तो ये बात आपका है। इसमें फोनेटिक चेंजेज हुए, जेंडर कुछ वर्ड ऐसे जस का तस रह गए, कुछ चेंजेज हुए, कुछ नहीं भी हुए, इस तरह के। तो ये ग्रामर का चेंजेज है। एक और बहुत बड़ा चेंज हुआ, जैसे शुरू में ही हम लोगों ने देखा इसमें कि इवेंट में आपका एक प्रिंटिंग आपका जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर होता है, और दूसरा जो है वो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट होता है। तो यह इसकी भी चर्चा है क्योंकि यह भी ग्रामर का हिस्सा है, और हम लोग ग्रामर के इफेक्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि क्या चेंजेज हुआ। तो आपका जो है ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो है वह भी होता है, और वह क्या है उसको यहाँ पर बताया गया है, ठीक से हम लोग समझेंगे। कह रहा है कि ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, यहाँ से थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग ये ठीक से। कह रहा है आपका कि ग्रेट वॉवेल शिफ्ट मैंने शॉर्ट में लिखा है, वही एडजस्ट करने की वजह से, ताकि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो आपका जो है वॉवेल्स आर डिफिकल्ट। अब इसमें कह रहा है कि जो चेंजेज हुआ ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, वॉवेल सिस्टम और वेरी डिफिकल्ट, वॉवेल सिस्टम जो थे वो बहुत डिफिकल्ट थे। आज जितना आसानी से हम लोग पढ़ ले रहे हैं कि आपका जो है कंप्लीट कर रहे हैं कि 5 हम लोग ए आई ओ यू पढ़ लिए और 2 जो है वो सेमी वॉवेल पढ़ लिए, ठीक है। तो उस समय कह रहा है कि डिफिकल्टी थी इनके प्रोनाउंसिएशन में, इनके सिस्टम में। डायरेक्ट लिखा गया इस बुक में कि वॉवेल सिस्टम और वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट था। तब क्या हुआ, अब उसमें चेंजेज किया गया, यही ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कहला है। कह रहा है कि लॉन्ग हैव चेंज बट द शॉर्ट वॉवेल्स रिमेन्ड सेम। इसमें बहुत शॉर्ट मैंने लिखा है कि लॉन्ग जो वॉवेल थे हैव चेंज, वो बदल दिया गया। जो बड़े बड़े या दीर्घ या ज़्यादा टाइम टेकिंग वाले वॉवेल थे प्रोनाउंसिएशन में, उनको क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, हैव चेंज। बट शॉर्ट वॉवेल रिमेन्ड सेम, लेकिन आपका जो भी छोट प्रोनाउंसिएशन के या छोटे वॉवेल थे वो जस का तस रह गए, उसमें कोई चेंजेज नहीं हुआ। और यही चेंजिंग ऑफ सीरीज, यही जो था आपका, देखिए यहाँ पर दीज चेंजेज ऑफ सीरीज इज नोन एज ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। दीज चेंजिंग आपका, दीज सीरीज ऑफ चेंजेज अफेक्टिंग लॉन्ग वॉवेल इज नोन एज ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, ठीक है। ये आपका हो गया। तो इस हिसाब से जो है वो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट क्या है उस चीज़ को हम लोग समझ लें, ठीक है। अब आपके मिडिल इंग्लिश में जो है वह लिटरेचर में क्या चेंजेज होता है, कैसे प्रभावित करता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं आपके बुक के द्वारा, जो बुक में आपका दिया गया है। तो अब देखिए लिटरेचर में क्या चेंजेज होता है, यहाँ मैंने लिख दिया है। अब लिटरेचर को थोड़ा सा पार्ट वाइज किया गया है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग डेवलप कर रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए, उसके हिसाब से उसको चेंजेस किया गया रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो वो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि पहला जो था वो फर्स्ट फेज माना गया। टाइम पीरियड इसमें दिया गया है कि आप 1150 to 12 आपका ये 1150 to 1215। अब ये नहीं सोचेंगे कि सर यहाँ पर तो आपने बता दिया 13वीं और 14वीं शताब्दी, फिर यहाँ 11वीं शताब्दी कहाँ आ गया। ये सभी टाइम पीरियड टोटल जो कुछ भी हो रहा है वह आपका 1150 से लेकर 1500 तक के बीच में हो रहा है।
यह आपका वर्ड में चेंजेज हुआ, यह आपके ग्रामर में चेंजेज हुआ। अब जो चेंजेज हो रहा है वह लिटरेचर में चेंजेज हो रहा है, तो सेम टाइम में हुआ होगा। तो ऐसा नहीं कि आगे और पीछे वाली बात है, चाहे कैसे टाइम चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट फेज माना गया आपका 1152 12 आपका 15। अब उस समय क्या था, इस फर्स्ट फेज में अपर क्लासेस पेट्रोनाइज फ्रेंच लिटरेचर बट इंग्लिश नॉट। देखिए कितना सा बात, इसको एडजस्ट करने की मैंने कोशिश किया, बहुत बड़ा लाइन था, लेकिन आपको समझाने के लिए, ताकि आपको दिमाग में सेट रहे। हमारा दिमाग जो है आजकल बहुत शॉर्टकट हो गया है, ठीक है, हर चीज़ को हम लोग शॉर्टकट चाहते हैं, सोचते हैं। इसीलिए पढ़ाई को भी जितना शॉर्टकट कर दिया जाए ताकि आपको दिमाग में रह जाए, लिखने की जब बारी आएगी तो आप आराम से ऐड करके उसको लिख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हमें शॉर्ट समझना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए आपका कह रहा है कि अपर क्लासेस पेट्रोनाइज, अपर क्लास मतलब बड़े जो भी अपर क्लास के, हाई क्लास के जो लोग थे, वर्ग के, चाहे धनी माने लोग जो भी कहिए, पेट्रोनाइज जो था फ्रेंच लिटरेचर, वो लोग आपका जो फ्रेंच लिटरेचर को मतलब कि बढ़ावा देने लगे, चाहे उसको संरक्षित करने लगे या उसी में इन्वॉल्व होने लगे। उनका ज़्यादा ध्यान मैंने फ्रेंच लिटरेचर पर था, लेकिन आपका जो था बट नॉट इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश पर उनका ज़्यादा ध्यान नहीं था। जैसे तैसे वो लोग मतलब कि चल रहा है, कोई बात नहीं। तो ये था आपका उस समय लिटरेचर, तो पेट्रोनाइज फ्रेंच बट इंग्लिश नॉट। द सेकेंड फेज, अब अगला बात आता है, इसको सेकेंड फेज हम लोग, सेकेंड फेज का टाइम पीरियड दिया गया। यहाँ तो ये 15 तक था, यहाँ 1250 से 1350 तक, यानी कि 1252 1350। अब देखिए डायलेक्टेड का, इसमें क्या हुआ कि हम लोगों ने यहाँ क्या पढ़ा कि इसमें कितने डायलेक्टेड हैं, तो आपका 5 डायलेक्टेड है। और 5 डायलेक्टेड में भी आगे चलकर उसमें धीरे धीरे जो था आपका इसका सब डिवीजन होने लगा। देखिए शॉर्ट में डायलेक्टेड यहाँ पर लिखा है कि ये डायलेक्टेड का सब डिवीजन होने लगा, मतलब उसमें भी अलग अलग बंटवारा होने लगा, पार्ट वाइज होने लगा। यूज के हिसाब से हुआ होगा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हुआ होगा, और उसके रिसर्च के हिसाब से हुआ होगा। जैसे हम लोग ओल्ड इंग्लिश में डायलेक्टेड कितने पढ़े, 4 डायलेक्टेड पढ़े, लेकिन आपका मिडिल इंग्लिश में कितना हो गया, 5 डायलेक्टेड हो गया। उसी तरह और भी उसी में 5 में भी और डेवलप हुआ होगा, इसलिए आपका जो है इसमें सब डिवीजन उसका डायलेक्टेड में होने लगा। अब उस समय के एक टाइम पीरियड का बहुत बड़ा जो है इंपॉर्टेंट आपका वर्क है, जो हमें समझना चाहिए इस बुक के हिसाब से। द नोटेबल्स, द अनफिक्स्ड एंड द फ्रेंच रोमांसेस, द मेनी ऑफ दिस वर ट्रांसलेटेड फॉर द पॉपुलर फ्रेंच रोमांसेस। अब बहुत सारे फ्रेंच रोमांसेस जो ये वर्क है, मतलब आपका ये टाइप है, और इसमें का फ्रेंच आपका जो है रोमांसेस जो है, फ्रेंच भाषा का जो रोमांसेस है, जिसका नाम दिया गया, यह आपका बुक का नाम है ले ऑफ आपका हेवलॉक, हेवलॉक द डेन, ये आपका इसका नाम है। द फ्रेंच रोमांसेस द ले ऑफ द हेवलॉक द डेन रिटर्न इन द मिडलैंड डायलेक्टेड इज ए गुड एग्जाम्पल। अब अगर कहा जाए कि ये जो लिखा गया है फ्रेंच रोमांसेस, जिसका नाम ये दिया गया है, यह किस डायलेक्टेड में लिखा गया है आपका, ठीक है, तो वहां पर जगह के कारण मैंने नहीं लिखा गया है। यह आपका जो है वो एग्जाम्पल है मिडलैंड डायलेक्टेड का है। ये जो आपका है मिडलैंड डायलेक्टेड जो है, मिडलैंड डायलेक्टेड चाहे वो ईस्ट हो या वेस्ट हो, कोई भी हो, इससे इसमें ये नहीं दिया गया है, लेकिन यह मिडलैंड डायलेक्टेड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फ्रेंच रोमांसेस। आगे और बढ़ते हैं, उसके बाद कह रहा है आपका कि द 2 अदर वर्क ऑफ दिस पीरियड विच द कंटेंट हाई प्रोपोर्शंस ऑफ द फ्रेंच वर्ड आर द। 2 और वर्क है जो आपका 2 अदर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका ये फ्रेंच वर्ड का मतलब उसमें समावेश है। तो एक है द रोमंट ऑफ द रोज, द आपका रोमंट, यहाँ पर मैंने लिखा है द रोमंट ऑफ द रोज, और ये किसके किसका कॉम्बिनेशन है, 2 व्यक्ति इसमें आपका रोमन्स एंड द रोमन्स ऑफ किंग एलेक्जेंडर। हाँ 2 इसमें दिया गया है आपका, रिटन बाय जॉफ्री चौसर, जो एक लिखा गया आपका ये जॉफ्री चौसर, और एक और लिखा है एंड द रोमांसेस ऑफ किंग एलेक्जेंडर, ठीक है। तो ये 3 नहीं हुआ आपका, ये 2 नहीं हुआ, ये आपका था ये रोमंट ऑफ द रोजेज जो हुआ वो जॉफ्री चौसर, और किसका जो है समावेश 2 व्यक्ति के द्वारा मिलकर लिखा गया है, रोमांसेस ऑफ किंग एलेक्जेंडर, जो चौसर साहब अलेक्जेंडर साहब मिलकर इसको लिखे, जिसमें फ्रेंच वर्ड का बहुत सारा समावेश है। अगला जो है सेकंड फेज, इसको मैंने 2 कहा आपका कि 2 और महत्वपूर्ण वर्ग है, तो एक वर्ग यह है, दूसरा जो सेकंड हाफ द 14th सेंचुरी का रहा है 14वीं शताब्दी में, ठीक है। अब आप कह रहा है ग्रेट इंडिविजुअल राइटर, अब इस एज को या इस टाइम को कहा जाने लगा आपका ग्रेट इंडिविजुअल राइटर्स,
इस हम लोग टाइम को कहें कि दिस फेज इज ऑल्सो रेफर एज द क्लासिकल मिडिल इंग्लिश। इसको इस नाम से भी जाना गया, एक तो नोन एज द पीरियड ऑफ द ग्रेट इंडिविजुअल राइटर के नाम से जाना गया, और दूसरा नाम आपका इसका और जो रहा इसमें कि वो है क्लासिकल मिडिल इंग्लिश। इसका नाम एक और भी रहा, क्लासिकल मिडिल इंग्लिश आपका। ये दो नाम से हम लोग इसको जानते हैं इस टाइम पीरियड को, ठीक है, ग्रेट इंडिविजुअल राइटर या क्लासिकल मिडिल इंग्लिश। और इसी के जो है वो फेमस राइटर का मैंने यहाँ पर नाम लिखा है जो आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके बुक में दिया गया, थोड़ा सा शॉर्ट में नाम लिखा है, उसको मैं देख लेता हूँ। क्लासिकल मिडिल, यानी कि ये राइटर जो थे, ये ऑथर जो थे वो मिडिल एज के हैं, मिडिल एज के थे। तो देखिए आपका पहला जो कह रहा है कि वो पहला जो आपका कह रहा है इसमें कि जॉफ्री चौसर, जॉफ्री चौसर का चौसर सर का जो था वो कैंटरबरी टेल्स था। उसके बाद जॉन गोवर का है वो कन्फेसियो एमेंडिट्स है। उसके बाद विलियम लैंगलैंड का है फियर्स द फ्लो में, और आपका जॉन वाइक्लिफ का है बाइबल, इन्होंने ट्रांसलेट किया। तो यह मिडिल एज के जो कुछ महत्वपूर्ण आपका जो है ये ऑथर्स हैं और उनका वर्क है जो हम लोगों को याद रखना होगा, एग्जाम में यह इससे पूछेगा। लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। टू ऑफ द ग्रेट वर्क ऑफ दिस पीरियड इज अननोन, द ऑथर बाइट नॉट वे टू द डिमिनाइसेस देयर इंपॉर्टेंस। दीज आर द आपका फर्ल एंड सर गवेंस एंड द ग्रीन नाइट। द लेटर इज कंसिडर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द इंग्लिश पोएट्री। इसको बाद में जो है इंग्लिश का बहुत बड़ा पोएट्री माना गया जो इस बुक में दिया गया। एंड द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड द pinnacles of the poetic achievement of the work, Geoffrey Chaucer, which provided a great amount of information about medieval's life and time. Thus, Chaucer work are the major source of information about Middle English grammar, vocabulary and pronunciation. सबसे महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि जो चौसर्स वर्क आर द मेजर सोर्स। अगर कहा जाए कि हमें जो है मिडिल इंग्लिश के सोर्स कहाँ से मिलते हैं, तो यह कहा जाएगा कि चौसर साहब का जो भी वर्क है, चौसर साहब का जो भी वर्क है वह बहुत बड़ा सोर्स है मिडिल इंग्लिश का। हमें जो बताता है कि उसमें इंफॉर्मेशन अबाउट द मिडिल इंग्लिश ग्रामर, हमें जो किसका इंफॉर्मेशन देता है, तो ग्रामर का इंफॉर्मेशन देता है आपका मिडिल इंग्लिश का। उसके बाद आपका जो है वोकैबुलरी का देता है यानी कि वर्ड का, और उसके बाद आपका जो है प्रोनाउंसिएशन का भी जो है वो देता है। प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण का, ठीक है। तो ये जो है एक बहुत बड़े आपका जो है जॉफ्री चौसर साहब जो है मिडिल इंग्लिश एज के जो है वो एक बहुत बड़ा सोर्स है। मतलब इनके वर्क से यह पता चलता है और ये जानकारी मिलती है हमें कि मिडिल इंग्लिश आपके ग्रामर में, वर्ड में, प्रोनाउंसिएशन में जो था ये चेंजेज हुए थे। तो अब यह कहने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से मिला या कहाँ से नहीं मिला, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए तब तक नमस्ते।